सभी को नमस्कार। रेडियो एनजीएफ 90.4 FM दिल से दिल तक आपका तहे दिल से वेलकम। एंड हमारे स्टूडियो में आज बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर का बहुत बहुत वेलकम। सूरज सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एनजीएफ कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। आई रियली एडमायर योर प्रेजेंस हियर सर। थैंक यू मैम। जी, तो आज का दिन वेरी स्पेशल बिकॉज 26 नवंबर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे। भारतीय संविधान दिवस हम मना रहे हैं, तो उसके बारे में आज की चर्चा रहेगी। और संविधान यानी कि नियम और कानूनों का एक रूल ऑफ लॉ जो हमें फॉलो करना होता है, जो हमें फॉलो करने होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में सबको पता भी होना चाहिए। और संविधान ही है जो कि गाइडलाइन प्रॉपरली प्रोवाइड करवाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। होप यू विल लाइक इट। तो शुरुआत आपकी ग्रीटिंग से, आपके इंट्रोडक्शन से सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर मैम। थैंक ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायरेक्टली। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। तो जो संविधान दिवस का कॉन्सेप्ट है, लाइक एवरी ईयर हम 26 नवंबर 1949 को इसे सेलिब्रेट करते हैं जी। ओके, तो जो मेजर रीजन इसके पीछे रहा कि जब हमारे देश में पहली बार जो संविधान का कॉन्सेप्ट था कि संविधान हमारे पास एक अपना होना, क्योंकि हम ब्रिटिश रूल्स के अंदर थे तो हम उनके अकॉर्डिंग वर्क करते थे। तो एज अ फ्रीडम इंडिपेंडेंट नेशन हमें एक अपना खुद का संविधान चाहिए था। तो जो सबसे पहला आइडिया था कि वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें दिया था। कम्युनिस्ट नेता थे एम एन रॉय, काफी फेमस नेता थे। उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था 1933 के अप्रॉक्स कि हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। उसके बाद 1946 में जब अंग्रेजों को लगा कि अब उनके हाथ से भारत की सत्ता धीरे धीरे खिसक रही है, तो उन्होंने क्या करा, एक कैबिनेट कमेटी अपॉइंट करी। तो उस कैबिनेट कमेटी का जो वर्क था वो ये था कि जो भारत का संविधान है, यानी भारत का वो फ्यूचर है, वो भारत के ही लोगों द्वारा लिखा जाना चाहिए। ये जो आजादी का हमारा जो टोटल संघर्ष था ना, वो इसीलिए था कि संविधान हम अपना संविधान खुद लिखें। तो यही रीजन था कि 1946 में कैबिनेट कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट करी गई, मतलब एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंट करी गई जिसमें 299 मेंबर्स थे। ठीक है, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 7 मेंबर्स की थी, जिसको जो हेड करा था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, काफी फेमस, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और जो हमारे बी आर बासु थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जिन्होंने क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशन पे एडवाइस दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए। और जो हमारा संविधान था उसे बन के तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन अप्रॉक्स टाइम पीरियड, इतना टाइम पीरियड लग गया था। लेकिन स्टिल ये सबसे फास्ट टाइम पीरियड था। रीजन ये था क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संविधान थे। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज थी जिनके संविधान से हमने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा। यही कारण थी कि हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि कुछ चीजें किसी और देश से ली गई और कुछ किसी और से ली गई। वो कहते हैं ना कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो यही रीजन था कि जो दूसरे संविधान से उनको देख के हमने सीखा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। इवन ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। इवन ये भी कहा जाता है कि जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो पूरा संविधान है वो हैंड रिटन है। प्रेम बिहारी नारायण राजदा, ही इज अ फेमस कैलीग्राफर। उन्होंने अपने पूरे हाथों से वो पूरा संविधान लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे संविधान के लिए लिखने के लिए 1 रुपए भी नहीं चार्ज करे, यानी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ये संविधान लिखा है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल। और जैसे कि संविधान की शुरुआती जो होती है वो इससे होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये कितनी बड़ी मतलब अच्छी बात है। और whenever we talk about we the people, it's the preamble जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, मतलब कितनी सारी क्वालिटीज उसमें दी गई हैं। एग्जैक्टली, वो जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जो भी हमें रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज फॉलो करनी है ना, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। हम किसी के बारे में बताते हैं तो वो हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, हमारी कंट्री का इंट्रोडक्शन है कि हम सेक्युलर हैं, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट है, हर किसी को अपने राइट्स हैं, हमारे लिए सब इक्वल है। लिबर्टी जो है वो बहुत बड़ी टर्म होती है। हम बात करते हैं फ्रीडम और लिबर्टी। लिबर्टी जो टर्म होती है उसका मतलब ये होता है कि स्वतंत्रता, पूरी तरीके से स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना। तो ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है ये अपने आप संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल।
तो अभी जैसे आपने बताया इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और प्रस्तावना के बारे में, अब जानेंगे कि इसका आखिर ये इम्पोर्टेंस क्या है, हमें संविधान की ज़रूरत आखिर है क्यों? ओके, अर्लियर देखो, जैसे हम जानते हैं कि संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अर्लियर हम इसे लॉ डे के नाम से जानते थे, कानून दिवस के नाम से जानते थे। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस जो है, उन्होंने इसे क्या करा, संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना किया, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश का संविधान क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे ही हम संविधान के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें किसी भी नागरिक के लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। जिसमें से हाल ही में जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है वो है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन की सभी को, जो भी 14 वर्ष से कम आयु के हैं, उनको 6 से 14 उन सभी को जो शिक्षा का अधिकार है वो बिल्कुल मुफ्त है और सभी को वो शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार। जीने का अधिकार मतलब ये नहीं कि आपको केवल एक बुत की तरह खड़ा कर दिया और आप नहीं, उन सभी संसारिक सुखों के साथ जो एक इंसान को मिलने चाहिए, वो होता है राइट टू एजुकेशन। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है, इन्होंने सभी को सुरक्षा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जेंडर, चाहे वो रेस, चाहे वो कास्ट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, वो हमारे देश में सभी को है। तो ये अपने आप में एक बहुत, उसके साथ साथ हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अर्थात ये वो अधिकार हैं जो हमें लीगली तो नहीं है, बट कभी भी जो स्टेट्स हैं, जब भी वो कोई कानून बना रहे हैं, तो इन चीजों को स्टेट्स को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि इनको लेकर वो अपने साथ चलें। जिसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो आर्टिकल 40, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज वाला। आर्टिकल 73 एंड 74th अमेंडमेंट जो है, वो डीपीएसपी से इंस्पायर होकर बाद में हमारे यहाँ पंचायती राज की व्यवस्था आई और म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था आई। तो ये हमारी आज के युग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आर्टिकल 32, जब हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अर्थात मौलिक अधिकार देना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, उनकी सुरक्षा उससे भी बड़ी बात है। यही रीजन है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह के बुलाया है कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अधिकार दे दे, लेकिन अगर हमने आपकी इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए तो क्या फायदा। और जनरली होता क्या है, जब भी आप जुडिशरी में जाते हैं ना, तो आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है कि आप पहले लोअर कोर्ट्स में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट्स में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे सबसे ऊपर की जो कोर्ट है उसका गेट खटखटा सकते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। तो जहाँ पे इतनी सारी खूबसूरती है, इतनी सारी खूबियाँ हमारे संविधान में है, और मुझे लगता है कि सभी को सभी के राइट्स मिल भी रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। और ये जो अपने टर्म्स बताए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमको जीने का अधिकार है, हमारे पास इतने सारे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे लिए बने हुए हैं, इसके अलावा इनका पालन करना हमारी ड्यूटी भी बनती है। और लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके साथ ही साथ चीज़ों में एक चैलेंज भी होता है, कुछ ना कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या चुनौतियां हैं हमारे संविधान में और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर हम 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब 25 करोड़ है, और हाल ही में हमने चाइना को सप्रेस करके उनसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गए। तो इतनी बड़ी कंट्री को डेमोक्रेसी को, इवन ये हुआ था कि जब हमारे देश में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करी गई थी तो जितने भी फॉरेन न्यूज़पेपर्स थे उसने चैलेंज करा था कि इंडिया गोना बी द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ ही साथ जहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो हार्डली 18% थी। 18%। ऐसे केस में डेमोक्रेसी का सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन थोड़ा कम पॉसिबल नजर आ रहा था विदेशी मीडिया को। लेकिन भारत ने उस चैलेंज को पूरी तरीके से पछाड़ा है और आगे निकल के आए हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, देखो समय के साथ चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। और तो जो सबसे बड़ी आज की जो चैलेंजेस है ना वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। साथ ही साथ साइबर क्राइम उसके साथ कैसे कैसे डील करना है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है तो सोसाइटी की हायरार्की चलती आ रही ना, उसको भी उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नाउ द डेज ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जेंडर एम्पावरमेंट, हालांकि हाल ही में महिलाओं को आरक्षण के बराबरी दी गई है, तो कहीं ना कहीं बराबरी का एक अधिकार या संविधान ने वो सभी चीजें पूरी तरीके से सारे जो जिसे कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने की कोशिश करी है, तो वो करिए। ऑल्दो देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बट द रोड अहेड इज स्टिल डार्क एंड ब्लैक। सो हम इन वर्ड्स में यही कह सकते हैं कि हाँ,
स्टिल वी आर ट्राइंग टू कॉप अप विद ऑल द थिंग्स। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो अंत में मतलब मैं चाहूंगी कि एक मैसेज हो जाए आपका हमारे दर्शकों के लिए। मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज जब भी आपको टाइम मिले आप अपने अधिकारों को पढ़ें, उन अधिकारों को जानें, क्योंकि जब तक आपको अधिकारों की नॉलेज नहीं होगी आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ केवल अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग ना करें, साथ ही साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में मेंशन है उनको भी फॉलो करें, ताकि ये जो देश की अखंडता और एकता है वो बनी रहे। धन्यवाद। और वाकई मतलब मुझे लगता है कि नॉलेज इज द बेस्ट पॉलिसी, और नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कि लोग क्या होता है कि पढ़ते नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि उनके अधिकार क्या है, उनको करना क्या है, उनके नियम कानून क्या है। तो ये एक अच्छा इस दिन को आप इस तरह से लीजिए कि हाँ, संविधान को एक बार खोल के देखिए, उसको पढ़िए, आपके अधिकार जाने, आपके कर्तव्य के बारे में जानिए और इसका लुत्फ उठाइए। असल में ये चीज आप ही के लिए बिल्कुल जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा हमें बताया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।